सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब महात्मा गांधी को महात्मा क्यों नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे महात्मा, जबकि पूरा देश उन्हें महात्मा के नाम से पुकारता था, महात्मा मानता था महात्मा गांधी को। और यही कारण है कि उनका नाम तो वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन उनको महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाबा साहब को इस शब्द पे क्यों आपत्ति थी? उसके बहुत सारे कारण थे। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आखिर बाबा साहब किन कारणों की वजह से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देना पसंद नहीं करते थे? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको मालूम है, इस समय जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का वो सार्वजनिक बयान हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं जो बाबा साहब ने एक अखबार के माध्यम से जारी किया। जब महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों के अधिकार जो कि गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के जरिए जो अधिकार अस्पृश्यों को मिले, खासकर उसमें दोहरा मताधिकार की जब बात हो रही थी, एक पृथक चुनाव क्षेत्र का अधिकार मिला अस्पृश्यों को और संयुक्त चुनाव क्षेत्र में भी अस्पृश्य वोट कर सकते थे। ऐसे में दोहरा मताधिकार का जब अधिकार मिल गया तो इसको लेकर महात्मा गांधी ने एक प्रतिज्ञा की, अपने प्राणों की बाजी लगाने की, यानी कि उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। अब समस्या ये खड़ी हुई कि आमरण अनशन करने की घोषणा और इससे पहले बहुत सारे पत्र जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे थे और इससे पहले सर सैमुअल होर को लिखे थे, उन सभी पत्रों का उन्होंने प्रकाशन कराया अखबारों के माध्यम से, यानी कि महात्मा गांधी का संदेश जन जन तक पहुंच चुका था। और उन्होंने इस तरह से उसको प्रस्तुत किया कि एक तरह से बाबा साहब को विलेन का रूप, जैसे फिल्म में विलेन का होता है ना, उस तरह का रूप मिल जाए समाज के अंदर, ऐसी कोशिश की गई। बाबा साहब को राष्ट्रभक्त के रूप में प्रसारित नहीं किया गया मेरे साथियों। और इसमें अखबारों का भी बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा दुष्प्रचार करने में बाबा साहब का। लेकिन बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक बयान को अखबारों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जारी किया। और जब सार्वजनिक बयान जारी हुआ तब बाबा साहब के द्वारा, बाबा साहब की जो विचारधारा थी अस्पृश्यों के प्रति, और महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की जो प्रतिज्ञा की थी, संकल्प लिया था, उस हेतु बाबा साहब के क्या विचार है, ये निश्चित रूप से हर बुद्धिजीवी को ये जानना जरूर चाहिए। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो बड़ी कन्फ्यूजन, बड़ा असमंजस की स्थिति में हमारा जीवन कट जाएगा और बहुत सारे लोगों का जीवन कट चुका है। क्योंकि पूना पैक्ट में क्या मिला या क्या छीना गया, ये जरूर हमें मालूम होना चाहिए। उसी की पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हो रही है। बाबा साहब का जो सार्वजनिक बयान है उससे आप निसंदेह अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या अस्पृश्यों के पक्ष में कौन था और अस्पृश्यों के पक्ष में कौन नहीं था। आखिर क्यों अधिकारों को छीनने की बात हो रही थी। अस्पृश्यों को बड़ी मुश्किल से जो अधिकार मिले गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से, उनको छीनने की बात क्यों हो रही है। उनके अधिकारों को छीनने के लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों लगाई जा रही है। सम्मानित साथियों, यदि वास्तव में आप सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर वाच कीजिएगा, ये निवेदन भी मेरा आपसे है। अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश से। सम्मानित साथियों, विषय है बाबा साहब कहते हैं कि अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। एक महापुरुष ऐसे हैं जो अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। एक महापुरुष ऐसे हैं जो अस्पृश्यों से अधिकार छीनने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। आगे देखते हैं बाबा साहब का सार्वजनिक बयान, सीधे लेकर हम चलते हैं। आज इसी विषय के अंतर्गत हम लेकर आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से
14वां भाग, पेज नंबर 329 से 332 तक। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो ये बुक है, ये भारत सरकार द्वारा उसके सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से प्रकाशित हुई है, जिसके माध्यम से हम आप तक इन विचारों को, बाबा साहब के इन लेखों को, बाबा साहब के स्पीचेज को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सार्वजनिक बयान है, वो कहते हैं कि सभी पक्षों के नेताओं की परिषद के दिन, यानी सोमवार दिनांक 19 सितंबर 1932 के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने मिस्टर गांधी के आमरण अनशन के बहाने अपनी योग्य भूमिका को विस्तार से समझाते हुए तथा मिस्टर गांधी जी का अनशन 1932 के किस तरह अस्पृश्यों के अधिकार और हित के खिलाफ है, ये स्पष्ट करते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी किया। अंग्रेजी में लिखे उस बयान का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। अंग्रेज सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो निर्णय किया तथा अस्पृश्यों के बारे में उसमें जो योजना दी गई है, वह हिंदुओं को संतुष्ट रखने के योग्य है, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही नहीं, अस्पृश्य समाज के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करने वाले राजा, गबई, पीवालू जैसे लोग हैं, वे इस निर्णय में खोट ढूंढते न फिरें। ऐसी स्थिति में राव बहादुर राजा ने असेंबली के अपने भाषण में इस सरकारी निर्णय के बारे में जो हल्ला मचाया तथा जो शिकायतें की, वह भी देखने सुनने लायक तमाशा था। कल परसों तक जो अलग चुनाव क्षेत्र के उपासक थे, उच्च वर्णीय हिंदुओं के जाति भेद मूलक जुल्मों के कट्टर दुश्मन थे, उन राय बहादुर के हृदय में संयुक्त चुनाव क्षेत्र के बारे में तथा उच्च वर्णीय हिंदुओं के बारे में नया नया पैदा हुआ यह असीम प्रेम देखकर हर किसी का मनोरंजन होगा। यानी कि इसका विरोध करने के लिए जो गोलमेज सम्मेलन 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में मिले अधिकार, उसके लिए अस्पृश्य लोगों को भी खड़ा कर दिया गया विरोध में। जो पहले डिमांड करते थे अलग चुनाव क्षेत्र का, आज जब अलग चुनाव क्षेत्र मिला तो उसके विरोध में खड़े हो गए। बाबा साहब कहते हैं कि बड़ा अच्छा तमाशा ये कर लेते हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा अच्छा तमाशा है, मनोरंजक है, इस तरह की बात कहते हैं। राय बहादुर राजा के मन में उपजे इस आकस्मिक प्रेम की जड़ों में गोलमेज सम्मेलन में स्थान न मिलने की वजह से गमाए नाम को फिर से कमाने की लालसा कितनी है तथा उनके इस नए प्रेम में ईमानदार हृदय परिवर्तन का कितना हिस्सा है, ये जांचने के पचड़े में मैं अभी पड़ना नहीं चाहता। लेकिन इतना कहने के बावजूद बाबा साहब ने राय बहादुर का काला चिट्ठा खोलकर समाज के सामने रख दिया। मेरे साथियों, आपको जानना होगा ये, और जानने के लिए आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को वॉच करना होगा। सरकार ने जो निर्णय दिया है उसके दो मुद्दों के खिलाफ राय बहादुर राजा तमा रहे हैं। अस्पृश्यों को उनकी संख्या के अनुपात में कम जगह मिली है, ये उनका पहला मुद्दा है तथा इस निर्णय के कारण अस्पृश्य समाज हिंदुओं से अलग हुआ, ये उनके दुख का दूसरा मुद्दा है। राय बहादुर जी की इस शिकायत से मैं भी सहमत हूं कि जनसंख्या के अनुपात में अस्पृश्यों को कम जगह मिली है, लेकिन इसके लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हमारे दो प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। हमने अस्पृश्यों के हितों के साथ विश्वासघात किया, ये आरोप हम पर लगाने से पहले राय साहब इस बात पर भी तनिक गौर कर लेते तो बेहतर होता कि केंद्रीय समिति में थे, जब वो केंद्रीय समिति में थे तब उन्होंने क्या गुल खिलाए थे। बाबा साहब पर यह आरोप लगाया उन्होंने कि अस्पृश्यों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्वासघात किया। तब बाबा साहब कहते हैं कि राय बहादुर साहब, आप जब केंद्रीय समिति में थे तब आपने क्या गुल खिलाए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बाबा साहब का सार्वजनिक बयान हो या सार्वजनिक लेख हो, बाबा साहब का सार्वजनिक भाषण हो या वक्तव्य हो, हमेशा कंप्लीट तैयारी के साथ बाबा साहब मैदान में उतरते थे। आज राय बहादुर की काला चिट्ठा सामने रखने की कोशिश बाबा साहब की कामयाब हो रही है। बाबा साहब लिखते हैं कि उस समिति की रिपोर्ट में मद्रास को 150 में से केवल 10 सीटें मिली, मुंबई को 144 में से केवल 8 सीटें मिली। परसेंटेज आप निकालेंगे
10% हिस्सा भी नहीं है मेरे साथियों। बंगाल को 200 में से सिर्फ 8 मिली। उत्तर प्रदेश के स्पर्शियों को 182 में से केवल 8 मिली। पंजाब में 150 में से केवल 6, बिहार और उड़ीसा में 150 में से केवल 6, मध्य प्रांत और बरहाड़ में 125 में से केवल 8। असम में अस्पृश्य एवं अन्य पिछड़ी जंगली जातियों के लिए अर्थात अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 में से केवल 9 जगह दी गई थी। ये बंटवारा अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही अपर्याप्त है और राय बहादुर राजा इस समिति के एक सदस्य थे। सरकार ने जातियों के बारे में जो निर्णय किया है उसमें अस्पृश्यों के लिए कम जगह होने के लिए हमें जिम्मेदार ठहराने से पहले वे इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्या? इस पर विचार करें कि वे जब केंद्रीय समिति के सदस्य थे तब हुई इस काट छांट को उन्होंने कैसे चुपचाप बर्दाश्त किया? उस समय इसके खिलाफ कोशिशें क्यों नहीं की? इसका जवाब क्या राय बहादुर राजा के पास है? अगर राय बहादुर को लगता था कि अस्पृश्यों को उनकी जनसंख्या के आधार से जगह मिलना अस्पृश्य समाज का जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मरक्षा के लिए उसे वह अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होना बेहद जरूरी और अपरिवर्तनीय घटना है, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। इस बात पर वे आग्रही क्यों नहीं रहे? केंद्रीय समिति का सदस्य बनने का जो मौका उन्हें मिला था उसका उन्होंने इस बात को मनवाने के लिए लाभ क्यों नहीं उठाया? राय बहादुर की इस शिकायत में कि सरकार ने जो निर्णय दिया है उसके कारण अस्पृश्य समाज को हिंदू समाज से अलग किया गया है, मुझे कोई दम नजर नहीं आता है। डॉक्टर मुंजे को भी ऐसा नहीं लगता। पृथक चुनाव क्षेत्र के खिलाफ अगर राय बहादुर राजा जैसे लोगों की विवेक बुद्धि को आपत्ति हो तो ऐसा नहीं कि उन पर पृथक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने या अपना मत देने की जबरदस्ती की जा रही है, बल्कि इस निर्णय ने उन्हें संयुक्त या सार्वजनिक चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने का और मत देने का अधिकार दिया गया है। वे इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदुओं के दृष्टिकोण से आमूल चूल बदलाव आया है। हिंदुओं के दृष्टिकोण में आमूल चूल बदलाव आया है तथा अस्पृश्यों के बारे में इन 6-7 महीनों में ही उनके डॉक्टर मुंजे से हाथ मिलाने के बाद से स्पृश्य हिंदुओं का विचार परिवर्तन हुआ है। ऐसा राय बहादुर राजा डंके की चोट पर सबसे कहते फिर रहे हैं। उनके इस नए कथन पर जिन अस्पृश्य लोगों को विश्वास नहीं होता और जो अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए ही सही राय बहादुर राजा जैसे लोगों को चाहिए कि वे संयुक्त चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर दिखाएं और सिद्ध करें कि अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र की जरूरत नहीं है। बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि चूंकि राय बहादुर राजा ये कहते फिर रहे हैं कि अलग चुनाव क्षेत्र की जरूरत नहीं है अस्पृश्यों, तो ठीक है, अच्छा है, आप राय बहादुर साहब आप चुनाव लड़िए संयुक्त चुनाव क्षेत्र से और जीत कर दिखा दीजिए, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जरूरत नहीं है। यदि आप जीत जाते हैं तो ये पक्का प्रमाण हो जाएगा समाज के समक्ष। बाबा साहब इतने भीषण तर्क देते हैं कि बाबा साहब के तर्कों के आगे सभी नेता जो इस समय बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, कम्युनल अवार्ड का विरोध कर रहे हैं, वो धराशायी हो जाते हैं। मेरे साथियों, अस्पृश्य समाज के बारे में प्रेम और सहानुभूति का दावा करने वाले हिंदू भी राय बहादुर राजा जैसे लोगों को चुनकर दिखा दें कि उनका कहना सही है। इस निर्णय से अपने मत की सत्यता साबित करने का मौका उन्हें भी उपलब्ध हो रहा है। सरकार का ये निर्णय अन्य मामलों में भले अधूरा हो, लेकिन अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करने वालों को और संयुक्त चुनाव क्षेत्र चाहने वालों को संतुष्ट करने की व्यवस्था एक साथ इस निर्णय से हो गई है। इस नज़रिए से और सिर्फ अस्पृश्य समाज के बारे में ही कहना हो तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये निर्णय कंप्रोमाइज की तरह है और इसीलिए दोनों पक्षों की मान्यता इसे मिलना सही रहेगा। मिस्टर गांधी जी के बारे में बोलना हो तो वे क्या चाहते हैं यही साफ नहीं है। मतलब आज तक महात्मा गांधी ने इतने पत्राचार किए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को 2-2 बार पत्र लिखे, सैमुअल होर को 1 बार पत्र लिखा, लेकिन बार बार पत्राचार के बावजूद
अखबारों में भी बयान प्रकाशित कराए, पत्रों को प्रकाशित कराया। बाबा साहब कहते हैं लेकिन मैंने बड़ी गहनता के साथ अध्ययन किया, आज तक ये क्लियर हुआ ही नहीं कि आखिर मिस्टर गांधी जी के बारे में बोलना हो तो वे क्या चाहते हैं, यही साफ नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मिस्टर गांधी जी भले ही पृथक चुनाव क्षेत्र के खिलाफ हों, लेकिन वे संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित जगहों के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। बाबा साहब को एक एक बात और एक एक क्षण वो याद है जब महात्मा गांधी का बदलते हुए रूप को बाबा साहब ने देखा है। गोल मेज सम्मेलन में किस तरह से अपना रूप बदल देते हैं महात्मा गांधी, ये बाबा साहब भली बात जानते हैं। इसलिए जैसे ही ये बात आई कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि आरक्षित सीटें हों अस्पृश्यों के लिए और संयुक्त चुनाव क्षेत्र हो, तब बाबा साहब याद दिलाते हैं गोलमेज सम्मेलन की बात। बाबा साहब कहते हैं कि आज भले ही उनका मत बदल गया हो, लेकिन जब वो लंदन में थे तब उन्होंने स्पष्टता के साथ घोषणा की थी कि अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग राजनीतिक अस्तित्व देने की कोई भी योजना उन्हें पसंद नहीं है। अस्पृश्यों को ही नहीं बल्कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित जगहों की योजना के बारे में भी उन्होंने लंदन में यही कहा था कि इस तरह का आरक्षण उन्हें पसंद नहीं है और वे इसका पुरजोर विरोध करते हुए प्राणांतिक अनशन भी कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार और चुनावों में अपना मत देने के अधिकार के अलावा अस्पृश्यों को अन्य कोई भी कानूनी रियायत देने के लिए मिस्टर गांधी जी तैयार नहीं थे। लंदन में उन्होंने यही नीति अपनाई थी। आगे मेरे साथ बातचीत करते हुए मुझे समझाने के लिए एक योजना उन्होंने आखिर में प्रस्तुत की। जो योजना उन्होंने प्रस्तुत की थी वह किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसे भी कानूनी जामा पहनाने के लिए या अनुमोदन देने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस तरह से आप देखते हैं एक तरफ वो तैयार हो जाते हैं किसी बात को लेकर, लेकिन जब कानूनी जामा की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। यानी कि अपनी ही बात पर अडिग न रहना, ये किस तरह के महापुरुष हो सकते हैं। ये बहुत सारी खामियां हैं जिस वजह से बाबा साहब महात्मा गांधी को महात्मा नहीं मानते। साथियों, मिस्टर गांधी जी की तरह इस योजना के अनुसार अस्पृश्य वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। मिस्टर गांधी जी की इस योजना के अनुसार अस्पृश्य वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उसी जगह से उच्च वर्ग के अन्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए किस तरह की योजना महात्मा गांधी प्रस्तुत करते हैं बाबा साहब के समक्ष। बड़े मनोरंजक ढंग से, रोचक ढंग से बाबा साहब इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं मिस्टर गांधी जी ने इस योजना के अनुसार अस्पृश्य वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उसी जगह से उच्च वर्ग के अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस तरह चुनाव होने के बाद अगर अस्पृश्य उम्मीदवार हार जाए तो वह नतीजों के खिलाफ मुकदमा दायर करें। उस अर्जी के अनुसार अगर न्यायाधीश निर्णय दे कि अस्पृश्य वर्ग का होने के कारण उम्मीदवार चुनाव हार गया, तो मैं इस तरह की व्यवस्था करूंगा कि चुना गया कोई उच्च वर्णीय उम्मीदवार उसके लिए अपनी जगह से इस्तीफा दे देगा। उस जगह के लिए फिर से होने वाले चुनावों में अस्पृश्य उम्मीदवार और अगर चाहे तो इस्तीफा देने वाला उच्च वर्णीय उम्मीदवार भी खड़ा रह सकता है। अगर वो फिर से हार जाता है तो फिर इसी तरह की कोशिश। आपने अगर इस कोटेशन को, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को ध्यान से आपने समझा है तो मुझे लगता है आपको जरूर हंसी आई होगी। मतलब जब जितनी बार हारेंगे उच्च वर्णीय व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है संयुक्त चुनाव क्षेत्र से, उतनी बार वो इस्तीफा देगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहेंगे। इस तरह की योजना प्रस्तुत की महात्मा गांधी ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की योजना बनाने में महारत हासिल थी महात्मा गांधी को। इस तरह मिस्टर गांधी जी की ये योजना फिर से उम्मीदवार बनो और फिर से हारो वाला एक बचकाना खेल ही था। ये बाबा साहब कहते हैं, लेकिन बाबा साहब का कोटेशन स्टेटमेंट कहने से पहले संभवतः आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा
जैसा बाबा साहब कहते हैं। संयुक्त संघ और आरक्षित जगहें अगर अस्पृश्य स्वीकारेंगे तो मिस्टर गांधी जी की विवेक बुद्धि को संतुष्टि मिलेगी। मानने वाले ये समझ लें कि उनकी ये मान्यता निराधार है। केवल इसलिए मिस्टर गांधी जी की इस योजना को आज मैंने यहाँ व्यक्त किया है। अब अगर मिस्टर गांधी जी ने कोई नई योजना तैयार की हो तो पहले वे उसे प्रस्तुत करें। मेरे इस आग्रह की वजह भी यही है। मिस्टर गांधी जी का पहले क्या कहना था, पहले उनकी योजना क्या थी, मैं जानता हूँ। उनका जवाब भी मैंने उन्हें दे रखा है। उन पुरानी बातों पर फिर से माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर कोई नई बात हो तो मिस्टर गांधी जी उसे प्रस्तुत करें। और सत्य बात है कि जब आपने प्राणों की बाजी लगाने की ठान ही ली है तो आपको एक नई योजना भी तो रखनी चाहिए कि कम्युनल अवार्ड से ये जो अधिकार मिले अस्पृश्यों को, ये तो बेकार है। तो फिर अच्छा क्या होगा? ये योजना रखना चाहिए। और वो योजना यदि नहीं मानी जाती तो ऐसे में आप आमरण अनशन कर सकते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं मिस्टर गांधी जी या कांग्रेस को जो योग्य और न्यायपूर्ण लगता है वही अस्पृश्य समाज के साथ घटेगा। इस मौखिक आश्वासन को ही केवल स्वीकारना मेरे लिए संभव नहीं होगा। सामान्य साथियों, इस बात को समझ लीजिए, ये मौका आया बाबा साहब के हाथ में जब बाबा साहब गारंटी देना चाहते थे अस्पृश्य समाज को। हजारों वर्षों से जिसने गुलामी को झेला हो, हजारों वर्षों से जिसने शोषण अत्याचार जिस समाज ने सहा हो, आज बाबा साहब के हाथ में अधिकार आया। बाबा साहब ऐसे जाने नहीं देना चाहते, वो गारंटी देना चाहते हैं और फुल गारंटी देना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं हम मौखिक आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। बाबा साहब कहते हैं ये मैं पहले ही बता देता हूं, मेरे अस्पृश्य बंधुओं के हितों की रक्षा के महत्वपूर्ण और दिल से जुड़े मसले के बारे में मैं केवल शाब्दिक आश्वासनों को नहीं मानूंगा। और कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है, ना ही सर्वव्यापी है। ये बात स्पष्ट और महात्मा गांधी के लिए बाबा साहब कहते हैं। अगर हम मान भी लें कि कांग्रेस उच्च वर्ग के कागजी करारनामों का भरोसा नहीं कर सकता, मिस्टर गांधी जी महात्मा होंगे, लेकिन वे वैभव को बरकरार रखने वाली, गरीबों को रौंदने वाली और अपनी हुकूमत में रखने की कोशिश करने वाली अनिष्टकारी संस्था नहीं है। फिर भी जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे बड़ा पक्ष ही बनी रहेगी। ये भी जरूरी नहीं कि कांग्रेस का दबदबा हमेशा कायम रहे। अस्पृश्यता खत्म करना और अस्पृश्य जनता को हिंदू समाज में शामिल कर लेने की कोशिश करने वाली महान आत्माएं इस भूमि में इससे पूर्व भी पैदा हुई हैं। हालांकि उनमें से किसी को इस काम को पार लगाने में सफलता नहीं मिली। कई महात्मा पैदा हुए और मर गए, परंतु अस्पृश्य ही रहे। मेरे सम्मानित साथियों, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है बाबा साहब का, जो बाबा साहब आज यहाँ पर कह रहे हैं 19 सितंबर 1932 को। हिंदू समाज सुधारकों के सुधारों की गति मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की तरह सीमित है और उनका भरोसा ऐन समय पर साथ छोड़ देने वालों जैसा है। ये मैं महाड़ और नासिक की घटनाओं से जान चुका हूं। जो हिंदू समाज सुधारक हैं उनके बारे में बाबा साहब स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि जब हमने नासिक का आंदोलन किया, महाड़ का आंदोलन किया, तो आंदोलन में ऐन टाइम पर हिंदू समाज सुधारकों ने धोखा देने का कार्य किया। तो आज बाबा साहब कहते हैं कि आज हम मौखिक शब्दावली पर विश्वास नहीं करेंगे, मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे। सो आज जो अस्पृश्यों के सच्चे हित चिंतक हैं वे ये सलाह हरगिज नहीं देंगे कि ऐन समय पर धोखा देने वाले हिंदू सुधारकों के हाथ में अस्पृश्यों का भविष्य सौंपा जाए। ऐसे लोग अस्पृश्यों की मदद नहीं कर सकते। जो अपने जात भाइयों का मन बद दुखाने का या उन्हें गुस्सा न दिलाने के चक्कर में ऐन समय पर अपने तत्वों के साथ समझौता कर लें, यही वास्तविक स्थिति होने की वजह से कानूनी सुरक्षा बंधनों के प्रति मुझे आग्रही रहना ही होगा। मिस्टर गांधी जी की अगर ये इच्छा है कि जातियों के बारे में निर्णय बदला जाए तो उन्हें दूसरी योजना बनानी होगी और आज अस्पृश्यों को जो भी कुछ प्राप्त है उससे अधिक हित अपनी नई योजना में
है और उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी सभी कानूनी व्यवस्था उसमें है, ये साबित करके भी दिखाना होगा। मुझे आशा है कि मिस्टर गांधी जी ने जो अंतिम चेतावनी का मार्ग स्वीकारा है उसे वे छोड़ देंगे। पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग के पीछे हमारी मंशा हिंदू समाज का हित करने की नहीं है। हमारा भविष्य हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। स्पष्ट हिंदुओं की खुशी पर या उनकी मर्जी की लहर पर हमारा भविष्य पहले की तरह पूरी तरह निर्भर ना हो, इसी एक उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने ये मांग की है। मिस्टर गांधी जी अंग्रेजों से कहते हैं कि गलतियां या पाप भी करने का अधिकार हमें प्राप्त है, हमें भी वो अधिकार प्राप्त है और होना भी चाहिए। इतना ही हम मिस्टर गांधी जी से कहना चाहते हैं और हमारा अधिकार छीन लेने की कोशिश वे नहीं करेंगे, ऐसी हम उनसे उम्मीद रखता हूं। अन्न त्याग कर अपने प्राणों का त्याग करने की दुर्धर प्रतिज्ञा उन्हें किसी दूसरे दुर्धर कार्य के लिए संभाल कर रखनी चाहिए थी। हिंदू और मुसलमान या स्पृश्य और अस्पृश्य वर्गों के बीच के दंगों या खून खराबे को रोकने के लिए अगर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की होती तो मैं उसकी सहजता और उसका महत्व समझ सकता था। उनकी इस योजना से न अस्पृश्य समाज का हित होगा और न ही उनके दुखों का भार कम होगा। मिस्टर गांधी जी को इन परिणामों का एहसास हो या ना हो, लेकिन उनके कृत्यों की परिणति आखिर अत्याचारों में होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आगे क्या कार्ययोजना है ये अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश चूंकि लंबा हो रहा था, इसलिए आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हमें यही रोकना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आपने यहाँ तक बात किया, निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपने मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी के बारे में जो बाबा साहब के सार्वजनिक बयान है, राय बहादुर साहब के बारे में बाबा साहब को जो बयान है वो आपने समझा। आपने महसूस किया किस तरह से बाबा साहब गारंटी देना चाहते थे, अस्पृश्य समाज को गारंटी देना चाहते थे और इसलिए वो अपने संकल्प पर पूरी तरह से अड़िग हैं। और इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट बता दिया कि महात्मा गांधी आमरण अनशन करें तो करें, लेकिन हम अपने पद से हटेंगे नहीं, अपने इस जिम्मेदारी से हटेंगे नहीं। ये बात स्पष्ट संदेश बाबा साहब ने दे दिया। और इससे आने वाले समय में जो मीटिंग होने जा रही है, बहुत सारे नेता पूरे देश के यहाँ जमा हो जाते हैं। उस मीटिंग का हम अगले संदेश में यानी कि कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे, तो उन्हें कार्ययोजना बनाने में बड़ी आसानी हुई। बाबा साहब का दृष्टिकोण जानने के बाद अब सभी दबाव में थे। भारत के जितने हिंदू सुधारक नेता थे वो सभी दबाव में आ चुके थे बाबा साहब का सख्त रुख देखकर। सम्मानित साथियों, हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में जरूर वो रखेंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अंत तक बात किया, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पर अस्पृश्यों के हितों के साथ विश्वासघात करने का आरोप किसने लगाया? आपको नाम बताना है और इसके साथ ही हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। एक ऐसा वैचारिकी सेंटर, इस तरह की समस्याएं क्रिएट हों तो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ एकत्र हो, कहाँ एक साथ बैठकर रणनीति तैयार करे। ऐसा वैचारिकी सेंटर बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा निर्माणाधीन है, जिसका अनुषंगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI अकाउंट नंबर IFC कोड है। यदि आप भी इसमें अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आज दीजिए इजाजत। आप पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।